सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये ममता बनर्जी के मतलब उनके पार्टी से तो ये आवाजें उठी रही थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो आपको मैं दिखाता हूं। उन्होंने भी चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। तो अपोजिशन पार्टीज तो इसमें एक सुर में बोल ही रही हैं, और उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला पेश आ रहा है सर, कांग्रेस सवाल उठा रही है। जनाब, ममता भी सवाल उठा रही है, अखिलेश भी सवाल उठा रहा है, सारे सवाल उठा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें जस्टिस देगा। सब सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। अब फारूक अब्दुल्ला साहब वैसे तो कोई अब आजकल बहुत राजनीति में बहुत एक्टिव भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, तो वो खुद भी सेमी रिटायर्ड जैसे ही हैं। लेकिन ये एक ऑपोजिशन की मंशा जैसी दिखाई देती है कि इस मामले को यही ना छोड़ दें ममता बनर्जी, इसको थोड़ा दूर तक लेकर के जाएं, चैलेंज तो करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बताएं तो अपना जो भी पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के SIR की बात या सेंट्रल फोर्सेस की बात, जो भी कहना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, एक बार इस मुद्दे को अदालत में लेके जाके देखा जाए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। क्या वहां तक जाने की तैयारी ममता बनर्जी की है? और वहीं तक जाने की क्या, अब तो ट्रंप तक मामला पहुंच गया है। बात वो हंसी मजाक की वो हास्य का पात्र बनना चाहते थे, इसमें संजय राउत साहब शिवसेना UBT के वो बन गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पोस्ट किया है टैग करके। उन्होंने क्या लिखा है कि हुआ है कि ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहा, मैंने नहीं देखा वो पोस्ट, कि ट्रंप ने बधाई दी मोदी को कि आप बंगाल का इलेक्शन जीते। हो सकता है वो उन्होंने किसी गलत पोस्ट पर रिएक्ट कर दिया हो, तो उन्होंने लिखा ट्रंप ने बधाई दी थी। हाँ, बधाई दी है। हाँ, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, और इसमें एक इलेक्शन पर आपको यूं नहीं बधाई देनी चाहिए थी, और सारे फैक्ट्स आपके सामने नहीं है। हमारे यहाँ पर इस पर बहुत इलेक्शन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ट्रंप को जवाब दे रहे हैं संजय राउत। वो ट्रंप वो वहाँ पर्सनली मुलाकात करके ये बात करनी कहने वाला था, वो जल डमरू मध्य खुलवाए कि संजय राउत की चिट्ठी का वो जवाब भेजे। लेकिन खैर एनीवे, ये भी देखना बाकी रह गया था हमारे। लेकिन बड़ा शानदार ट्वीट किया है कि भाई जो एक फोर्टिस था उसको भी नरेंद्र मोदी ने जीत लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। मुझे पूरा तो उसका नहीं है, लेकिन कल मैंने पढ़ा था डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्वीट आया था प्रधानमंत्री के लिए। जी समीर जी, अब खैर एनीवे, आपको लगता है कि ये बातें जो हैं कुछ और दूर तक ले जाई जाएंगी, कोर्ट वोट किया जाएगा इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि संसद से लेकर सड़क तक ममता बनर्जी इस लड़ाई को अब लड़ने वाली है। सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी, ममता बनर्जी भी कोर्ट जाएगी इस बात को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो SIR में जिन लोगों के नाम काटे गए उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के बाद आप आ सकते हो, वो उसको इशू बनाने की कोशिश करेगी। संसद में उसके जो जिस तरीके से 29 सांसद है, 12-13 राज्यसभा के सांसद है, वो संसद के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी तो वैसे भी सड़क की नेता रही है, लड़ने वाली रही है, अब वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ने की तैयारी करेगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मैं तो फ्री बर्ड हूँ, अब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, ना मैं विधायक हूँ, ना कुछ हूँ, तो मैं अपने हिसाब से लड़ाई लड़ूंगी। तो वो अपनी लड़ाई को अपने तरह से लड़ेगी, और उसको तैयारी करने के लिए अखिलेश यादव जिस तरीके से कल ममता बनर्जी से पहुंचे, स्टालिन ने जिस तरीके से ममता बनर्जी से फोन पर बात की है, दोनों चुनाव हार गए, अब हारे हारे मिलकर क्या जीतने की कोशिश करेंगे वो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दूरी बना ली, ममता बनर्जी को जिस तरीके से उन्होंने कोसा, बाद में ट्विटर पर जरूर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की हार पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु में उन्होंने स्टालिन को धोखा दिया, अपने 5 MLA उन्होंने तुरंत विजय के पास शिफ्ट कर दिए। तो मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष की रणनीति होगी कि प्रधानमंत्री मोदी को 2029 के लिए घेरा जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें राहुल गांधी की मदद की सबसे बड़ी दरकार होगी कि राहुल गांधी या सबसे बड़े नेता बनकर उभरे, और वैसे भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक जगह केरल में सरकार बना रहे हैं, 4 राज्यों में उनकी सरकारें बन चुकी है, 99 उनके पास सांसद है। तो मुझे लग रहा है कि अब ममता बनर्जी की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से मैं इंडिया गठबंधन का चेहरा बनूं, मुझे नेता बनाया जाए, उसका संयोजक बनाया जाए, और मैं इस मामले को लेकर फिर जनता के बीच जाऊं। मैंने क्यों पूछा? जनता लोड ले रही होती तो ये नतीजा ही नहीं आता। बिल्कुल, बिहार में देख लिया आपने, बंगाल में देख लिया, जनता तो नहीं है इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, SIR में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ये सब इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी का खुद स्टेटमेंट ये है कि भाई EVM में गड़बड़ी रोज राहुल गांधी कहते हैं। हाँ, तो जाओ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर। नहीं, इतने दिनों तक आपको इलेक्शन कमीशन चैलेंज करता रहा, EVM प्रोवाइड किया, वहां जाके दिखाओ, जाते कर लेते। सो क्या अभी तक ये मामला सीधे सीधे किसी इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया गया? आप महाराष्ट्र से ये बात कहते आ रहे हैं, हरियाणा महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी ने बात कहनी शुरू की थी, लेकिन बार बार लोगों ने कहा जाओ कोर्ट जाओ,
तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया कि सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कोर्ट भी खुद देख रहा है, कोर्ट उस पर संज्ञान ले ले अपने आप। बहुत सी चीजों पर संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट अपने आप। तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा एफिडेविट पर हमको लिख के दे दो, हम जांच करते हैं। वो भी राहुल गांधी ने नहीं किया था। तो अब राहुल गांधी तो वो काम नहीं करने वाले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केवल। वो ममता जी को पीछे पड़ गया हुआ, तुम जाओ, तुम इसको कोर्ट में लेकर जाओ। सौरभ जी देखिए, ईवीएम चोरी हो रही है या नहीं, वोट चोरी हो रही है या नहीं, ये उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जानना भी वो नहीं चाहते हैं। उनको एक नैरेटिव खड़ा करना है, और नैरेटिव ये खड़ा करना है कि भारतीय जनता पार्टी 240 जीत करके आई थी, वो फ्रॉड था, वो धोखे से हुआ है। यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो 240 नहीं आते, और दुनिया को ये बताना चाहते हैं। सर मैं इसलिए मैंने कहा, अभी तक हारी हुई कोई पार्टी चुनाव के नतीजों को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, आज तक नहीं गई। क्या वो दिन भी आएगा? देखिए, ये सिर्फ एक ही बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन बाकी किसी बात को लेकर नहीं जा सकते। जैसे अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि अगर जो गवर्नर है वो डिसॉल्व कर देता है विधानसभा को, तो भी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि 2 विधानसभा की बैठकों के भीतर 6 महीने का अंतर होना चाहिए। यही प्रोविजन है। कितने दिन में सरकार बनेगी, क्या राष्ट्रपति, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ ये है कि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। तो किस इस बात को लेकर तो नहीं जा सकते 6 महीने का से ज्यादा का ना हो। तो भाई अब इस बात को लेकर तो नहीं जा सकते कि मैं चुनाव हार गई हूं। नहीं, इस बात को लेकर जा सकते हैं कि भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं था। फेयर इलेक्शन तो प्रूव करना पड़ेगा, वो लंबा है, वो जा सकते हैं, बड़ा प्रोसेस है ना, वो जाएंगे ही, वो जाएंगी और वो अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तो आप सारी इंडिविजुअल सीट्स पर जाएंगे। एक सेकंड, ये कोई ऐसा ब्लैंकेट वो नहीं है ना आरोप, वो तो आपको हर सीट का हिसाब बताना पड़ेगा। भाई हर सीट पर ये हुआ, इसमें एसआईआर से ये हुआ, ये विनिंग मार्जिन ये था, हमारे डिलीशन ये हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का है वो सारा का सारा पहले जाएंगे। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का पहले इसको इलेक्शन कमीशन में तो दिखा दीजिए कि भाई क्या बात हो रही है, वो यही बोलेगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उसका इशू नहीं है। आज सरकार नहीं है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आज सरकार नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड केयर टेकर गवर्नर है, तो कोई ऐसा इशू है नहीं। कल चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, जो भी होंगे वो। तो मैं इसलिए कल भी ये कह रहा था कि केवल पॉलिटिकल पोस्टर है, इससे कोई देश में संविधान में कोई बड़ा वो हो जाएगा, झटका लग जाएगा, ऐसा सर रायता फैलाना है, रायता फैलाना कहना। देखिए, मुझे याद है कि ममता बनर्जी कैबिनेट जब यहाँ वाजपेयी कैबिनेट में होती थी तो भी इशू को लेकर कैबिनेट की बैठक के बाहर धरना देके बैठ जाती थी। तो ये उनका तरीका है, बिल्कुल बाहर, जैसे कैबिनेट के अंदर बैठे बिल्कुल बाहर बैठ जाती थी, और फिर मनाने आते थे उनको लोग कि भाई नहीं आप। अरे आप सोशल मीडिया पढ़िए, बहुत से मतलब जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते उनको ममता जी में बड़ी उम्मीद दिख रही है कि इस मामले को यूं ममता जी नहीं छोड़ेंगी। अभी देखिए वो स्ट्रीट फाइटर है, वो लड़ना जानती हैं, वो देखिए इस मामले को कहां तक लेकर के जाती है। लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लड़ना भी जानती है। लड़ना तो ठीक है, लड़ाकिन नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि लड़िए तो ठीक है, अच्छी बात है, लड़ाकिन वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए कि भाई आप देखिए। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं, मुझे बहुत इस चीज का दुख है। कल से जब मैं बोल रहा हूं तो कई ऐसे पत्रकार लोग हैं जो बंधु जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बेहतर कांग्रेस का डिफेंड करते हैं, उनका हमेशा ये तंज होता है कि आप ममता बनर्जी को अपमानित कर रहे हैं। मैंने इससे इतना ही कहा था कि भाई जो पूतना के मरने के बाद और कंस के मरने के बाद जो खुशी होती थी, कह रहे हैं कि इतना ही तो कहता हूं मैंने इतना ही कहा था। दूसरी बात आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री का फोन आया, मैंने फोन नहीं उठाया, ऐसा कई बार उन्होंने किया। प्रधानमंत्री यदि कहीं जाता है, स्टेट विजिट पर यदि जाता है, ऑफिशियल विजिट पर जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि एक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करते हैं। आपको जो भी डिफरेंसेज हो, विजयन भी आकर के प्रधानमंत्री का करते थे, ऐसा तो नहीं लेफ्ट और राइट के बीच में तो एकदम 2 ध्रुव हैं आइडियोलॉजिकली, इसके बावजूद भी वो विजयन आकर के करते थे। या कर्नाटक में प्रधानमंत्री जाते थे तो वहां के मुख्यमंत्री आते थे। लेकिन ममता बनर्जी को क्या, वो प्रधानमंत्री से ऊपर है प्रोटोकॉल में, वो नहीं रहेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। अरे भाई पैसा मांगने के लिए आप चले जाते हैं, आम भिजवाते हैं, वो अलग भिजवाते हैं, समझेंगे नहीं। और यहां पर आप पोस्टरिंग करने के लिए आप प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लड़ाकिन नहीं तो क्या कहें। हिंदी के